आज की कहानी रोमांटिक के साथ साथ थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी है, जहां एक लड़का खुद अपनी आंखों से अपने प्यार को किसी का खून करते हुए देख लेता है और सिर्फ उसने ही देखा है, पर वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन किसी अनजान की उस पे नजर है और उसकी जान को खतरा। प्यार और राज एक साथ सामने आएगा। मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है 2017 की चाइनीज मूवी एज ऑफ इनोसेंस, डायरेक्टर जोंग ची चांग। अगर मेरी सुनाई कहानियाँ भी आपके दिल तक पहुँचती है तो मूवी स्ट्राइप को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक शेयर कमेंट करे। तो शुरू होती है। कहानी की शुरुआत कांग को दिखाते हुए हुई, जिसे मोटर बाइक में नई नई जगह घूमने का शौक होता है। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले इसका हमें कुछ नहीं पता होता, इसीलिए जो भी तुम करना चाहते हो वो सब कर डालो, वरना फिर बाद में पछता कर कुछ नहीं होगा, ऐसा कांग की सोच है। एक दिन ऐसे ही बाइक चलाते वक्त एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया और अब वो अस्पताल में भर्ती है। माँ बाबा उसकी फिक्र करेंगे जानकर ही उसने उन्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने अपने दोस्त जूलिया और जेसन को फोन करके बुला लिया, जो उसका पूरा ख्याल रखते हैं और उसे समझाते हैं कि इस तरह से रफ ड्राइविंग ना किया करे। और वो बोला, मन की बातें कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। उसके बेड के ही बगल में एक डायबिटीज और दिल का मरीज एक बूढ़ा आदमी होता है, जो काफी लंबे समय से उस अस्पताल में भर्ती है। तभी उन्हें दवाई देने एक नर्स आई। वो बूढ़ा आदमी उस नर्स से फ्लर्ट करता रहता है। कांग के दोस्त जूलिया उसे पसंद करती है, पर ये बात कांग को नहीं मालूम होती। तुम्हारा इयररिंग्स कितना प्यारा है, कांग ने जब जूलिया से कहा तो वो एकदम से खुश हो गई और हल्का हल्का मुस्कुराती है। अब यहाँ कांग इतने दिन से अस्पताल में बैठे बैठे बोर हो चुका है। कहाँ वो इधर उधर घूमने फिरने वाला लड़का है। दिन रात वही कमरा, वही खाना और कहीं ना जा पाना, एक ही जगह बैठे रहना, इन सब से उब गया है। उस अस्पताल के नजदीक ही एक बहुत बड़ा घर है। अचानक एक दिन कांग को उस घर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जो वहीं रहती है। कांग उसे अपने कमरे की खिड़की से छुप के देखता है। वो लड़की बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी दिखती है। कांग का तो दिल ही आ गया उस पर। उस लड़की का नाम जिया है। घर दूर होने की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पाता, इसलिए उसने अपने दोस्त को फोन करके एक दूरबीन मंगवा ली। अब वो हर दिन उसे खिड़की से देखने लगा और मन में अनगिनत सपने भी बुनने लगा। फीकी पड़ चुकी दुनिया में प्यार की आवाज की वजह से उसकी दुनिया चकमगाने लगी। जिया को देखने के बाद उसके चेहरे पर हमेशा एक हंसी होती। वो कैसी दिखती होगी, कैसे बात करती होगी, उसका बर्ताव कैसा होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा या नहीं, ये सारी बातें वो सोचता रहता। अब एक दिन कांग को एक अननोन की तरफ से टेक्स्ट आया। कांग ने पूछा, कौन हो तुम? मैं यही पास के कैफे से बोल रहा हूँ, जवाब आया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर से जिया के घर की ओर देखता हुआ वहाँ से गुजरा, जो नजदीक ही कैफे का मालिक होता है। और ये सब कुछ कांग अपने दूरबीन से देख रहा होता है। उस घर में 3 लोग रहते हैं, जिया और उसके माँ बाबा। एक रात उनके घर में खूब झगड़ा हो रहा होता है। कांग ने भी जिया के माँ बाबा के भी झगड़ा हो रहा है यही सोचा, पर ये कोई साधारण झगड़ा नहीं लग रहा। जिया के बाबा ने उसकी माँ को जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया और फिर जिया अपने बाबा की तरफ आगे बढ़ी, जिसके हाथ में होता है एक चाकू। जिया ने अपने बाबा को मारा जैसे ही कुछ कांग दूरबीन से देख ही रहा था कि इतने में अचानक वही बूढ़ा आदमी वहाँ आकर, मैं भी दूरबीन से उस लड़की को देखूंगा, कहते हुए दूरबीन अपने हाथ में ले ली। लेकिन कांग जिया को बचाना चाहता था और नहीं चाहता कि ये बात सभी को पता चले, इसलिए उसने उसके हाथ से दूरबीन छीन ली। फिर दोनों के बीच इस बात को लेकर अनबन हो गई। कांग एक बार फिर से दूरबीन से लड़की को देखने लगा। उसके बाबा नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं और माँ बेटी मिलकर उसके शरीर को घसीटते हुए कहीं ले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद दोनों कारपेट पे लगा खून मिटाने लगे। ये सब देखना कांग के लिए शॉकिंग था। उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई और अगले दिन से ही वो और जिया की हरकतों पर नजर रखने लगा। कल आया हुआ वही साइकिल वाला आदमी दोबारा उनके घर के बाहर से उन्हें देखते हुए जाता है। आखिर कौन है ये आदमी और क्यों ये बार बार ऐसे उसके घर के बाहर से बस देखते हुए गुजर जाता है? कांग खुद में सोचने लगा। कुछ देर बाद उसकी नर्स वहाँ आकर कहती है, उस घर में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है और तुम उसे टुकर टुकर देखते रहते हो ना, ऐसा मैंने सुना है। अब नर्स के वहाँ से जाने के बाद उसने देखा कि खून लगा हुआ कारपेट धोने के लिए ले जाया जा रहा है। रात हो गई। कांग को काफी तकलीफ होने लगी तो वो नर्स को ढूंढने लगा, जहाँ उसने वही कैफे के मालिक और नर्स को एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया। वो बिना कुछ बोले वापस अपने बेड पर आकर लेटा, मगर उसे नींद नहीं आ रही तो वो फिर से जिया को देखने लगा, जहाँ जिया और उसकी माँ एक काला झोला ले जाकर नदी में फेंक देती है। मुझे ये सब पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, कांग ने सोचा, लेकिन वो जिया को पसंद करने लगा था
और अपनी पसंद और प्यार के इंसान को वो किसी भी हालत में बदनाम नहीं करना चाहता। वो जिया को बचाना चाहता है। अगली सुबह उसके दोस्त कांग को नीचे वॉक करवाने लेकर आए हैं। घूमते घूमते उसने देखा और सोचा कि एकमात्र मेरे कमरे की खिड़की से ही जिया का घर दिखता है। इसका मतलब और किसी ने भी उस रात की घटना नहीं देखी होगी। यहाँ अगले दिन नर्स कांग से किसी और रूम में शिफ्ट करने की बात कहती है, लेकिन कांग और कहीं नहीं जाना चाहता। अपने प्यार को छुप छुप के टुकुर टुकुर देखना, जो कि और किसी भी कमरे से नहीं हो सकता, इसी वजह से ही वो उसी कमरे में रहना चाहता है। कांग ने अकेले में नर्स से कहा, मैं आपके और आपके बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को बता दूंगा, इसलिए आप ये सब कर रही है ना। आखिर में वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चला आया। दोस्तों ने उसके घर को ठीक ठाक सारा सामान वगैरह को अच्छे से रख दिया। कांग की नजर टेबल पर एक चिट्ठी पड़ गई। लिखा है, तुमने जो जो देखा वो किसी से मत कहना, नहीं तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। कांग को समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हो सकता है ये। क्या ये उनके दोस्तों का कोई प्रैंक है? उसका मन छटपटाने लगा, या कोई सच में इस खून के बारे में जानता है। जिया के खूनी होने पे भी वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे अभी भी बचाना चाहता है। अब ठीक हो जाने के बाद कांग फिर से जिया का पीछा करने लगा। एक दिन उसे जिया जल्दबाजी में रास्ते में दौड़ते हुए दिखी और इसी बीच उसके पर्स से आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है, लेकिन जिया ने गौर नहीं किया और वो कार में जाकर बैठ गई। कांग ने वो आईडी कार्ड उठाई और जिया के घर पर अभी कोई नहीं होगा। मौका पाकर वो उसके घर में घुस गया। पता चला कि उसे ट्रैवलिंग का शौक है, नई नई जगह जाना घूमना पसंद है। अचानक से तभी जिया और उसकी माँ दोनों ही घर आ पहुँचे। कांग फौरन एक जगह छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। जिया कह रही है, मैं और ऐसे इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है बेटी, तुम्हें इस सच्चाई को अपनाना पड़ेगा, उसकी माँ ने कहा। कांग को उनकी कही कोई भी बात समझ नहीं आई। मौका पाकर चुपके से वो वहाँ से निकल गया। अगले दिन उसने जिया और कैफे के मालिक को एक साथ देखा, जहाँ जिया रो रही होती है और फिर कैफे का मालिक ने उसे गले लगा लिया। कांग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। वो जहाँ जहाँ जाती कांग उसके पीछे जाता। रास्ते में उसे एक बार फिर से उसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आया कि वो जिया का पीछा कर रहा है, जिसके बारे में उसे पता है। उसने एक तस्वीर भी भेजी। ये सब देखकर कांग के तो होश ही उड़ गए। आखिर ये सब कौन कर रहा है? अब वो हर किसी को ही शक की निगाहों से देखने लगता है। अगले दिन से कांग जिया के काम करने वाली जगह में काम करना शुरू कर देता है। जिया एक मार्केट रिसर्च कंपनी में काम करती है और कांग का काम होगा सड़क पर चल रहे लोगों से सर्वे फॉर्म भरवाना। वो हर एक पल जिया को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है, प्यार के मीठे एहसास को उसके साथ जीना चाहता है, उसे और करीब से वो जानना चाहता है। अब सर्वे लेकर कांग जिया के पास आया। कांग, तुम्हारा सर्वे बहुत ही कम है, जिया ने कहा। अगले दिन कांग एकदम कड़ी मेहनत करने लगा, बहुत सारे सर्वे इकट्ठे करने की कोशिश करता। अब काम करते हुए उसने वहाँ वही कारपेट धोने वाली दुकान देखी जो जिया के घर से खून लगा हुआ कारपेट लेकर गई थी। वो दुकान के अंदर गया और पूछताछ कर ही रहा था कि इतने में वहाँ उसका दोस्त जेसन पीछे से आया। उसने कांग को दूर से ही लोगों से सर्वे फॉर्म भरवाते हुए देख लिया था। जेसन बोला, चलो मैं भी सर्वे फॉर्म भर देता हूँ। कांग ने जूलिया को भी बुला लेने को कहा, पर कहीं न कहीं उसे शक हो रहा है कि कहीं दोनों मिलकर उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे। जब वो तीनों वहाँ कैफे पहुँचे तो कैफे का मालिक और वही नर्स भी वहाँ होते हैं। अब कांग ये जानने के लिए कि आखिर वो अनजान कौन है, उसने उसी मौके पर छुपकर उसे टेक्स्ट भेजा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और फिर दोनों के मोबाइल की तरफ देखने लगा, लेकिन किसी के भी फोन पर नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर जवाब आया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जवाब आने के बाद कांग सबके मोबाइल की तरफ देखता है। उसी वक्त जूलिया पानी पीने के लिए उठी, लेकिन उसका मोबाइल टेबल पर ही पड़ा हुआ है। कांग चारों तरफ नजरें दौड़ाता है, लेकिन सभी अपना काम कर रहे हैं और वो अनजान आदमी उसे तब भी टेक्स्ट भेज रहा है। कांग समझ नहीं पा रहा कि आखिर कौन है वो आदमी। अब काम के बाद कांग अकेले सीढ़ियों के पास बैठे हुए उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि जिया के बाबा काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे। उसके बाबा इस कंपनी के मैनेजर है और उनके सर पर बहुत सारे लोन का कर्ज है। इसके बाद अब क्या होगा इस कंपनी का? ये सब सुनने के बाद कांग अब अपना सर्वे लेकर जिया के पास आया। जिया उसकी मेहनत देखकर खुश हो गई। कांग ने बहाने से पूछा, बाहर लोगों को मैंने बात करते सुना, आपके बाबा यहाँ काम करते हैं, तो वो आजकल काम में क्यों नहीं आ रहे? जिया बोली, हाँ मैं जानती हूँ, सबको यही लगता है कि मेरे बाबा की वजह से मुझे उनका ये काम मिला है, पर मेरे बाबा बीमार है, ठीक होते ही कुछ दिनों बाद वो आ जाएंगे। अगले दिन जिया अकेले एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। कांग भी उसी रेस्टोरेंट में आया। दोनों में थोड़ी बातें हुई
अपने खर्चे निकालने के लिए कांग दूसरे पार्ट टाइम जॉब की तलाश में है। फिलहाल तो वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर उसने जिया से फ्री हो तो कल शाम मिले पूछा। उसी वक्त एक आदमी जिया की माँ का कोई मैसेज लेकर वहाँ आया। जिया ने बाहर खड़े होकर थोड़ी बात की। वापस आकर देखा तो वो थोड़ी परेशान लग रही है। फिर उसने कांग को कल के लिए हाँ कर दी और वहाँ से चली गई। कांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिसका सपना वो ना जाने कब से देख रहा है वो पूरा होने जा रहा है। वो उसके साथ डेट पे जाने वाला है, पर उसका चेहरा अगले ही पल आतंक से भर गया। टेक्स्ट आया है, हत्यारे के साथ खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है ना, और दोनों के साथ में खाते हुए एक तस्वीर भी भेजी। कांग ये देख फौरन काउंटर में जाकर पूछता है, ये सामने वाली चेयर पर कौन बैठा था? पता चला कि चश्मा लगाए कोई लड़की वहाँ बैठी थी। अरे, फिर उसे ख्याल आया चश्मा तो उसकी दोस्त जूलिया भी लगाया करती है। उसने फौरन जूलिया को वीडियो कॉल किया देखने के लिए कि क्या ये वही थी, लेकिन जूलिया तो अपने घर में होती है। कांग का दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई पल पल उस पे नजर कैसे रख सकता है। खैर, अब अगले दिन जिया और कांग दोनों कांग के बताए रेस्टोरेंट पे होते हैं, जिसका नाम है बटरफ्लाई। जिया ने बताया कि उसे नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं कभी वो घूम पाएगी भी या नहीं। ये सुनकर कांग ने भी अपने सभी घूमने वाली जगह के बारे में जिया को बताने लगा। और जैसा कि उसका मानना है कि जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले किसी को नहीं पता। जिंदगी बहुत छोटी है जिया, इसलिए जो भी करने का मन करे वो कर लेना चाहिए, नहीं तो पीछे बस पछतावा रह जाएगा। जिया को कांग की ये बात मन को छू लेती है। फिर कांग बोला, जहाँ भी जाओगी मुझे पोस्ट कार्ड जरूर भेजना। हाँ, अगर कभी ऐसा दिन मेरा आया तो जरूर, जिया बोली। दोनों काफी हंसते हैं, बातें करते हैं, अच्छा समय गुजारते हैं, मानो जिया अपने तरीके से उस पल को जी रही हो, नहीं तो हर वक्त माँ और बॉडीगार्ड से घिरी हुई होती है। और शायद वो कांग को पसंद भी करने लगी है। अब इसके बाद घर लौटते वक्त कांग ने जिया को उसके घर छोड़ देने को कहा। उसका घर कहाँ है ये पहले से कांग को पता है। जानकर जिया हैरान हो गई। तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर कहाँ है? मैंने तो कभी नहीं बताया, कैसे मेरे बारे में सब जानते हो? कांग ने बात घुमाना चाहा, लेकिन इस बार जिया ने उसका झूठ पकड़ लिया। उसी वक्त उसे फिर से अनजान आदमी का टेक्स्ट आया, अब क्या करोगे तुम? अब तो मुश्किल में पड़ गए हो। इसके बाद कांग ने उसे सब सच बता दिया। सच तो एक दिन बताना ही था। वो बोला, बाइक से एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में अपने कमरे की खिड़की से तुम्हारा घर दिखता था और मैं रोज तुम्हें वहाँ से देखा करता था। वो जिया के लिए जो भी महसूस करता था उसने सब बता दिया। पहले दिन गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा दिन कैसे गुजर जाते पता ही नहीं चलता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे करीब जाने के लिए ही मैंने तुम्हारे ऑफिस में काम करना शुरू किया। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से बस तुम्हारा ही ख्याल आता है, और ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। जिया ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके गले लग गई। इतने में जिया के बॉडीगार्ड वहां पहुंच गए और उन्हें साथ देख लिया। जिया की माँ ने उन्हें भेजा था। वो कांग को धमकाते हैं, आइंदा से जिया के आसपास भी मत दिखना, उससे दूर रहना, वरना। तभी जिया ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ वहां से चली गई। अगले दिन कांग को ऑफिस में पता चला कि जिया अब और ऑफिस नहीं आएगी। वो उसके घर भी गया, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ है। उसने जिया को हर कहीं ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। और फिर उसे ख्याल आया कैफे का। उसने कैफे के मालिक से जिया के बारे में पूछा, क्योंकि उसने उस दिन जिया और कैफे के मालिक को गले लगते हुए देखा था। उसे पता चला कि जिया के और कैफे के मालिक दोनों के पिता बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे, और वो कंपनी जिया के पिता की है, जो कि अभी कर्जे में डूब रही है। वो उसकी फैमिली को अच्छे से जानता है। जिया का कोई दोस्त नहीं है, इसी वजह से वो उसके पास आती जब भी वो अकेला महसूस करती है, एक दोस्त की तरह। और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कैफे के मालिक ने पूछा। कांग उठकर वहां से जाने लगा। तभी कैफे का मालिक ने उससे एक और बात कही, तुम्हारी और जिया की दुनिया बहुत ही अलग है, तुम उसके लिए सही नहीं हो, उससे दूर रहो। पर कांग किसी भी हाल में जिया से मिलना चाहता है। उसके घर तो वो नहीं जा सकता, तो उसने जिया के घर के पास ही बन रहे एक बिल्डिंग के बैनर पर बटरफ्लाई का साइन बना दिया, जिससे कि वो साइन देख जिया समझ जाए कि वो उसका उसी बटरफ्लाई रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है। पता नहीं जिया कब आएगी, मुझे बस उसका यहाँ इंतजार करना है, मुझे इतना पता है, कांग मन में सोचता है। पूरी रात कांग ने उसका इंतजार किया। सुबह हो गई, अभी भी वो उसका वही इंतजार करता हुआ दिखा, और आखिर में जिया वहाँ आई। उसे सामने देखते ही कांग ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जैसे उसकी सांसें वापस आ गई हो। इधर जिया भी उससे मिलना चाहती थी, वो सबसे छुपकर उससे मिलने आई है। अब जिया ने कहा, मैं और इस घर में नहीं रह सकती, मुझे कहीं और ले चलो।
इसके बाद कांग उसे इस जगह से दूर एक दूसरी जगह ले आया जहाँ बस वो दोनों होंगे, और सबसे बड़ी बात कि वो खुश है। अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैं कभी तुमसे ना मिल पाता, कांग बोला। वो बहुत ही खुश है जिया के साथ, और जिया भी पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही है। इन हसीन पलों में वो दोनों भी एक दूसरे में खोकर उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया, और उस रात सारी हदें पार कर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जिया यहाँ कुछ और दिन रहना चाहती है। उन्होंने यहाँ कुछ दिन रुकने का फैसला किया। जिया अपने अतीत से भागकर इस पल को जी रही थी, फिर पता नहीं कब उसका अतीत उसके सामने आ जाए। कांग बोला, तुम्हारा जो भी अतीत रहा है मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। अब एक दिन यूं ही साथ घूमते हुए कांग को एक बाइक पसंद आ गई। उसे बाइक इसीलिए पसंद है क्योंकि उसे चलाकर वो उस जगह से दूर जा सकता है जिससे उसे नफरत है। अगले दिन ही जिया ने उसे वो बाइक खरीद दी, और फिर दोनों बाइक में सवार कहीं दूर निकल गए, सबसे दूर, हवाओं से भी तेज। न कांग अपने दोस्तों का फोन उठाता है और ना ही जिया को किसी की फिक्र है। दोनों अपने में बहुत ही खुश है। अब ऐसे ही एक दिन कांग ने जिया से कहा वो कॉलेज छोड़कर कोई जॉब करना चाहता है, इस तरह उसके पैसे अपने पे नहीं खर्च करना चाहता। फिर कांग ने पूछा, बुरा मत मानना, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि इतने पैसे तो आम नौकरी वाले नहीं कमा सकते, ऊपर से तुम्हारे पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। जिया ने कहा, ओह तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो, और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। यहाँ एक बार फिर कांग को अनजान आदमी का टेक्स्ट आया, जितना जल्दी हो सके लौट कर वापस आओ, वरना जिया की सच्चाई मैं सबके सामने ला दूंगा। अगर जानना है कि मैं कौन हूँ तो वापस आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। कांग फौरन बाइक लेकर निकल पड़ा, लेकिन उस जगह पहुंचने से पहले ही जिया के बॉडीगार्ड्स ने उसे देख लिया, जो उसी का ही इंतजार कर रहे थे। वो सब मिलकर कांग को बहुत मारते हैं। बोल, मिस जिया कहाँ है? इतना मार खाने के बाद भी कांग ने जिया के बारे में एक शब्द नहीं कहा। बॉडीगार्ड्स के जाते ही एक बार फिर उस अनजान की तरफ से इस बार एक वीडियो आया, जहाँ कोई आदमी कंस्ट्रक्शन साइट में खड्डा खोदकर वहाँ काला बैग निकालने की कोशिश कर रहा है, जो जिया ने दफनाया था। कांग फौरन उस जगह पहुंचा, पर उसके आते ही वो आदमी वहाँ से भाग गया। सामने जिया के खून का सबूत उसका अतीत है, और कांग किसी भी हाल में नहीं चाहता कि किसी को उसके बारे में पता चले। वो उस गड्ढे को फिर से भरने लगा, जिया के अतीत को दफनाने लगा। इतने में वहाँ पुलिस संग जिया और उसकी माँ भी पहुँच गए। असल में पुलिस को टिप मिली थी कि जिया ने किसी का खून किया है और कांग को उसके बारे में पता है। अब पुलिस के हाथ वो काला बैग भी लगा। कांग ने उस वक्त जिया से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। पर ये क्या, उस बैग के अंदर से तो एक मरा बच्चा निकला। आखिर ये किसने किया है और क्या है ये सब? इसके बाद पुलिस ने कांग को भी छोड़ दिया। किसी ने शायद ये मजाक किया है, क्योंकि वो बच्चा पहले ही मर चुका था और बच्चे को उसे अस्पताल से चुराया गया है जहाँ वो एडमिट था। अस्पताल का नाम सुन कांग गुस्से में वहाँ पहुँचा और सीधा उस नर्स से सवाल करने लगा, उस पे चिल्लाने लगा, वो तुम्ही हो ना जो मुझे टेक्स्ट भेज रही थी? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझसे क्या लेना देना है तुम्हारा? कांग अब और ये सब नहीं झेल सकता। बेचारा वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। कांग को लगा कि नर्स का बॉयफ्रेंड कैफे का मालिक जिया के कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है, इसीलिए जलन के मारे नर्स ये सब कर रही है जिया के खिलाफ। पर असल सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए। बच्चा चुराने वाला और कांग को टेक्स्ट करने वाला एक ही है, और वो कोई और नहीं जूलिया होती है, अस्पताल के डायरेक्टर की बेटी जूलिया। कांग ने दोबारा उसी खिड़की से देखा कि जूलिया जिया के घर में घुस रही है। घबराकर वो फौरन जिया के घर की ओर निकल गया, कहीं जूलिया उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। यहाँ जूलिया जिया से उसके पिता की लाश कहाँ दफनाई है ये जानने आई है। मैंने तुम्हें देखा था अपने पिता को मारते हुए, तो बताओ कहाँ छुपाया है उनकी कटी हुई लाश? जूलिया उस पर चिल्ला रही होती है। इतने में कांग भी वहाँ पहुँच गया। जूलिया, आराम से बैठकर हम इस बारे में बात करते हैं। जूलिया ने कांग से कहा, मैं बस सबूत इकट्ठा कर रही थी तुम्हारे सामने ये साबित करने कि जिया एक खूनी है। एक बार बस उसके पिता की लाश मिल जाए। पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैं कितनी खुश थी जब तुम अस्पताल में भर्ती हुए। मुझे लगा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। असल में जूलिया को कांग के पल पल की खबर इसलिए रहती क्योंकि उसने उसके फोन पर एक स्पाई ऐप डाला हुआ था, और उस दूरबीन पे भी उसने स्पाई कैमरा लगाया था, जिसकी मदद से कांग ने जो जो देखा या जो जो उसने किया वो सब जूलिया को पता रहता। और इसमें जेसन भी जूलिया के साथ था। पर जब वो गड्ढा खोदकर काला बैग निकाला गया तो उसमें कोई लाश नहीं थी, इसलिए उसने बच्चे को चोरी कर वहां रख दिया जिया को फंसाने के लिए। ये सारी पागलपन की हरकतें उसने कांग के लिए किया।
उसे पाने के लिए, जिसका सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाता। प्यार में इंसान कुछ भी कर बैठता है, जैसे कांग ने जिया के लिए, जूलिया ने कांग के लिए और जेसन ने जूलिया के लिए, क्योंकि वो जूलिया को पसंद करता है। मगर जूलिया का प्यार उसके सर पे जुनून की तरह चढ़ गया है। अगर कांग नहीं मिला तो वो खुद को ही खत्म कर देगी, अभी के अभी एसिड पीकर। तभी जिया बोल पड़ी, तुम तो फिर भी प्यार करने के लिए आजाद हो, तुम्हें भी कोई ना कोई प्यार करने वाला मिल ही जाएगा। मैं कांग से प्यार नहीं करती, बल्कि अपनी एक ही जैसी जिंदगी से उब कर उसे डेट करना शुरू किया था। तुम सच जानती हो कि मुझे तुमसे कितनी जलन है, क्योंकि तुम आजाद हो, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो, मेरी तरह दूसरों के सहारे नहीं बैठी रहती। और इतना कहते ही वो एसिड की शीशी लेकर खुद पीने जाती है, पर कांग ने सही वक्त पे आकर शीशी दूर जमीन पर फेंक दी। इसके बाद जिया ने कांग से अकेले में पूछा, क्या देखा था उस रात तुमने? कांग ने सब बता दिया। मैंने तुम्हें अपने पिता का खून करते हुए देखा था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। जिया ने जवाब में कहा, हाँ, मैंने ही अपने बाबा को मारा है। जाओ जाकर पुलिस को सच बता दो, एक खूनी से कैसे कोई प्यार कर सकता है। इतने में जिया की माँ उसे खींचकर अपने साथ ले गई, पर कांग भी पीछे नहीं हटा। वो उनकी गाड़ी का पीछा करता है। उसने जिया को बहुत रोकने की कोशिश की, रोया, गड़गड़ाया, पर वो पूरी तरह उसे अनदेखा कर देती है। जो भी हो जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर उसने जानबूझकर तेज बाइक चलाते हुए खुद को नीचे गिराकर उसे रोकता है। जिया दौड़कर उसके पास आई। मेरे साथ चलो जिया, इतना उसने कहा ही था कि तभी उसने वहाँ जिया के बाबा को देखा, जिसे देखकर जिया भी थोड़ी सहम गई। उसके बाबा ने कहा, तुम अगर इसके साथ जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुमने इतना साल मेरा साथ दिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी यही उम्मीद है कि तुम मेरे आखिरी समय में मेरे साथ रहोगी। असल में उन्हें कैंसर है। अब इसके साथ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिया ने कांग को बताना शुरू किया। दरअसल वो जिया के बाबा नहीं, बल्कि उसके साथ वो रिलेशनशिप में है। इस रिश्ते को लोगों से छुपाने के लिए वो उसे बाबा कहती है। वो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए मेरी माँ उसे जबरदस्ती मेरी इच्छा के बिना उस आदमी के साथ रहने पर मजबूर करती, और फिर हमारा एक बच्चा भी हुआ, लेकिन 1 महीने में ही वो मारा गया। उस दिन इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। माँ गुस्से में अपना आपा खो बैठी, और तब उसी आदमी ने उन्हें रोका था। झगड़ा खत्म होने के बाद माँ को लगा कहीं वो हमें तो नहीं छोड़ देगा, और फिर माँ ने उसके लिए मुझे चाय बनाने को कहा। मैं किचन में चाकू से काम कर रही थी, इतने में अचानक वो बेहोश हो गए। मैं और माँ उस दिन उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। कारपेट पे लगा वो लाल रंग उनके हाथ से छूटी वाइन ग्लास का दाग था। मुझसे बच्चे को खोने का गम सहा नहीं गया, इसीलिए बच्चे का सारा सामान उस दिन मैंने काले बैग में भरकर उसे हमेशा के लिए फेंक दिया था। इसके बाद जिया ने कांग से कहा, प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता, उसका एक मतलब खोना भी होता है। और जिया उसी आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी है। कांग के लाख ना जाने को कहने के बाद भी वो नहीं मानी। कांग को जिया से अलग होने के ख्याल से भी तकलीफ पहुंच रही है। जिया भी वहां से रोते रोते चली गई। दोनों का साथ यही तक था, उन्हें जिंदगी के इस मोड़ पर अलग होना ही था। तब का 19 साल का कांग अब 10 साल बाद जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस उसी जगह लौट आया और सीधा उसी कैफे पहुंचा जहां कैफे के मालिक और नर्स की शादी हो चुकी होती है। उसे पता चला कि जिया के पापा सर पर एक भारी कर्ज लेकर मरे थे, और उसके बाद उसकी माँ ने जिया को उस आदमी को हाँ करने को कहा था। अपनी किस्मत समझकर उसने उसे हाँ कर दी, और फिर आखिरी सांस तक उसकी हर लड़ाई, जीने की लड़ाई, यहाँ तक कि कोर्ट की लड़ाई में भी उस आदमी का साथ निभाया। और उसके मरने के बाद वो उसका ये घर छोड़कर चली गई। कांग ने पूछा, वो अब कहाँ है? जवाब में कैफे के मालिक ने उसे जिया के भेजे कुछ पोस्ट कार्ड्स उसे देकर कहा था उसने कि कभी वो जानना चाहे मैं कहाँ हूँ तो उसे ये दे देना। जैसे कि जिया ने एक बार उसे वादा किया था, जिसके बारे में शायद कांग भूल चुका था। वह अब अपने सपनों को पूरा कर रही है, नई नई जगह घूमकर। कांग के अंदर एक बार फिर से आशा की किरण जागी, उसे फिर प्यार का एहसास हुआ। मैं आखिरकार समझ गया कि प्यार करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक जिया का है। उसने मुझे खुद से दूर किया क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। उसने मुझे खुद को समझने का, खुद को हील करने का मौका दिया। जिंदगी में मुझे बहुत कुछ करना बाकी था, और जिया चाहती थी कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, सफल बनूं। समय बदला, परिस्थिति बदली, जगह बदले, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं बदला।
और मुझे पता है सफर के आखिर में वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और अब कांग भी उसी सफर के लिए निकल पड़ा। आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। कांग के इसी सफर के साथ ये खूबसूरत कहानी भी यही खत्म हुई। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली कहानी में आपसे मिलती हूँ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।